बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइल को इतना बड़ा झटका लगा है कि उसके F-16 तैयारे और F-35 ये बिल्कुल आप समझ लीजिए एज पर हैं, किसी भी वक्त गिराए जा सकते हैं, क्योंकि जो हिजबुल्लाह ने इस दफ़ा मिसाइल इन पर मार दिए हैं वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब ये डेवलपमेंट क्या है और उसके साथ पुतिन ने जो काम किया है, उसने धमकी देते साथ ही अमेरिका के समंदरों में, अमेरिका की सरहद के करीब अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और इसके साथ साथ अपने वॉरशिप रवाना कर दिए। क्या वो अमेरिका को हिट करने जा रहे हैं? जब ये सूरत हाल है कि इसराइल में वार्निंग जारी हुई है कि फौज उनकी थक गई है, वो मजीद जंग नहीं लड़ना चाहती। सारी डेवलपमेंट समझ है, लेकिन सबसे पहले अहम तरीन मामला क्या है देखिए, हुआ ये है कि इसराइल के F-16 और इसराइल के F-35 ये किसी भी वक्त उड़ाए जा सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो मिसाइल चल रहा है, ये असल में हिजबुल्लाह ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, इसराइल के तैयारे गए थे हिजबुल्लाह के खिलाफ। आपको पता ऑपरेशन के लिए आज के लिए क्या मामला करे हैं, इनके असल में तैयारे गए और उन्होंने जाकर प्लान किया कि हम लिबनान में हमला करेंगे। जैसे ही वो लिबनान में हुए, उन्होंने साउंड बैरियर किया, तो उसके बाद वहां से इन पर मिसाइल दागे गए। अब जैसे मिसाइल दागे गए, वो मिसाइल देखते ही ये फौरी तौर पर इनके जो प्लेन्स थे वहां से भाग गए। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसराइल के ऊपर इस तरह के मिसाइल मारे गए हैं। और सैयद 2 मिसाइल जो है, ये असल में ईरान का मिसाइल है। अब आप सोच लें कि ये मीडियम रेंज का जो मिसाइल है, इसकी तकरीबन 65 से 100 किलोमीटर की रेंज है और जो इंटरसेप्शन करने का आल्टीट्यूड है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है। अब ये अमेरिका का एक मिसाइल था और वो ईरान के हाथ में लगा कहीं से, और उन्होंने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और ये मिसाइल बना दिया। अब जो इसराइल के तैयारे जंग के लिए उतर रहे हैं लिबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, उनके लिए इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है, इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि अब असल में ये हमास नहीं है, ये आप समझ लें हिजबुल्लाह के पास मिसाइल है। उन्होंने मिसाइल इन पर मारे और ये भाग गए यहाँ से। अब आप सोचिए, अगर आप चंद सेकंड और रहेंगे उनकी फिजा के अंदर, तो आपके जो तैयारे हैं वो उड़ा देंगे। अब वहां से अगर आप मिसाइल मारने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो बारिश कर देनी है मिसाइलों की। सो इस सारी सूरत हाल में अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि उसका जो एयर ऑपरेशन थे वो हिजबुल्लाह के जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, एक तो उसकी वजह से किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। पहले वो एयरक्राफ्ट लेकर जाते थे बगैर रिस्क के और जाकर वहां पर हमले कर आते थे, अब ये मामला नहीं हो सकता। अब इस सारी सूरत हाल में उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला ये पैदा हो गया है कि ईरान उनको असल में टाइम से ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और जब वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो साथ उन्होंने अमेरिका को भी धमकी दे दी है कि अगर आप इस जंग में कूदे तो फिर हम भी कूद पड़ेंगे और फिर अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग हो जाएगा और इससे आप इस खत्ते के अंदर रहने के काबिल नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब इसराइल का F-35 अगर आता है या F-16 आते हैं तो वो तबाह हो जाएंगे और वो गालिबन हिजबुल्लाह के हाथ में लग जाएंगे। यानी हमने आज से पहले ऐसे मनाजिर कभी देखे ही नहीं थे जो इस दफ़ा ये मनाजिर होते हुए आपको नज़र आ रहे। अब ये मामला इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा हुआ है कि इसराइल के मीडिया पर एक वार्निंग जारी हुई है और वार्निंग में कहा गया है कि इसराइल की जो फ़ौज है वो अब थक चुकी है और इसराइल बिल्कुल अब, यानी आप ये समझ लीजिए, एज पर आ गया है। वो मजीद अब लड़ाई नहीं कर सकता और उसकी फौज अब मजीद लड़ाई करने के काबिल नहीं है। लिहाजा अगर ये मामला रहता है कि हिजबुल्लाह के साथ एक फ्रेश जंग छिड़ती है तो सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि इसराइल ये जंग हार जाएगा और इतनी बुरी तरह आएगा कि खतरा ये है कि लिबनान के बॉर्डर की साइड से बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसराइल का इलाका छीनकर वो लिबनान के पास चला जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा ये है, जो वार्निंग जारी हुई है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से, कि जैसे हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई होगी तो वो लड़ाई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी कि इराक से, शाम से, हौसियों की जानिब से, यमन से और दुनिया भर से जो फाइटर्स हैं वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब दुनिया भर से वो लड़ने के लिए लिबनान पहुँच जाएंगे और वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस जंग को इसराइल में उतार देंगे और वहाँ पर जाकर लड़ाई करेंगे। क्योंकि इस दफ़ा जो लड़ाई है वो बड़ी ख़तरनाक है और लिबनान को इस बात का अंदाज़ा हो गया हमास के साथ इनकी लड़ाई से
कि अगर हमने इनको धकेल दिया पीछे की जानिब तो फिर सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो सकती है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल की फौजें सामने जिनके पास हथियार उनसे लड़ने के काबिल नहीं है। और ये सब तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। यानी आप ये देखें कि एक तरफ उनके आयरन डोम की बैटरीज खुलेआम सारी दुनिया के सामने वो बता रहे हैं कि हमने तबाह कर दी है, और ये इसराइल के अंदर तबाही के मनाजिर भी उन्होंने सारी दुनिया के सामने जारी कर दिए हैं। अब उधर से आप ये देखिए कि सारी दुनिया की फोर्सेस जब आ जाएंगी, क्योंकि ईरान सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, दो चीज़ें कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक वो हिजबुल्लाह की हार अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक अपने मुल्क पर हमला अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें तैयार। उधर आप देखिए कि हौसियों की जानिब से उन्होंने जाकर हाइफा पोर्ट के ऊपर जो हमला किया है कल, वो तो बड़ा क्लियरली बता दिया उन्होंने कि वो इसराइल में भी घुसकर हमला करेंगे। और उसके बाद जो उनका नया मिसाइल है जो 2200 से 2500 किलोमीटर की रेंज का है, वो सीधा उन्होंने इसराइल हिट करना है। ये सारी डेवलपमेंट में इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी और उनकी मीडिया कह रहे हैं कि अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी ना तो हमें कोई सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि जो सपोर्ट हिजबुल्लाह के खिलाफ हमें कभी जिंदगी में मिलती थी या कोई मामला था, वो अब बिल्कुल नहीं मिल रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह देखिए हुआ ये था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज वो पहले हिजबुल्लाह को दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुकी हैं, लेकिन मसला ये है कि अब इसराइल का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। जो गजा में उन्होंने किया है, रफा में किया है, और इंटरनेशनल सतह पर जो सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, वो झटका इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकल सकती है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने चूंकि इनको कहा था कि आपने जंग बंद करनी है, लेकिन जंग बंदी के बाद अब मामला बड़ा खतरनाक हुआ है। इसराइल के ऊपर अब पाबंदी लगाने की, यानी उसको ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। इसको पुश कर रहे हैं दुनिया के बड़े ममालिक। चाइना इसको पुश कर रहा है, रूस इसको पुश कर रहा है, और गालिबन अब यूनाइटेड नेशन के पास रास्ता कोई नहीं। उन्होंने इनको कहा था जंग बंदी करें, ICJ ने कहा था, ICC ने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट से फैसला आ गया, हर जगह से करारदाद भी पास होगी। इन्होंने इसकी यानी आप समझ लें पासदारी नहीं की। अब होगा क्या अगर इसराइल को ब्लैकलिस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने वहां पर बड़ों को, मासूम बच्चों और ये तमाम लोगों को मारा है, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि दुनिया का बदतरीन मुल्क इसराइल बन जाएगा। उसकी वजह क्या है? ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि फौरी तौर पर आप पर लगती हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, और इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब ये है कि बहुत सारे ममालिक को कहा जाएगा कि वो कोई किसी तरह का हथियार इसराइल को नहीं बेच सकते। अगर वो बेचेंगे तो फिर याद रखिएगा इसराइल के लिए झटका होगा, और इतना बड़ा झटका होगा कि वो मुल्क भी साथ इसराइल के डूब जाएगा। ना तो आप हथियार बेच सकते हैं, ना डिफेंस के हवाले से, ना टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। और फिर इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा इसराइल सारी दुनिया के ऊपर डिपेंड करता है हथियार के लिए, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों के लिए। जब पाबंदियां लगना शुरू हो जाएंगी तो बैंकिंग सेक्टर पर भी पाबंदियां लगेंगी, करेंसी उसकी क्रैश हो जाएगी। आपने देखा नहीं पाबंदियां रूस पर लगी हैं, क्या हाल है? आपने देखा नहीं पाबंदियां जो ईरान पर लगी हुई हैं? यानी पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वैसे हमारे यहाँ से 2 नंबर और स्मगल होकर तेल इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि 50 रुपये लीटर वहां से आ रहा है, आवाम को नहीं मिल रहा। लेकिन ऑफिशियली ना हम उनसे तेल ले सकते हैं ना गैस ले सकते हैं, 2 नंबर तरीके से आ रहा है, और वो माफिया बैठकर पैसे खा रहा है, लेकिन ऑफिशियली फायदा नहीं होता। तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है अवाम को। सो अब इसराइल पर जो झटका लगने जा रहा है सबसे बड़ा, कि अगर उसको ब्लैकलिस्ट कर लिया जाता है तो कोई मुल्क उनको दे नहीं सकता, उनसे ट्रेड नहीं कर सकता, ना इंपोर्ट कर सकता है, और बहुत सारी चीजें आप उनको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, जैसे ईरान। अब इसके बाद सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इसराइल के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की यानी वायलेशन का सबसे बड़ा जो केस है वो लगेगा, और इसमें इसराइल के ऊपर पाबंदियां और इनका बायकॉट और बहुत सारी चीज़ें बड़े ममालिक को कह दिया जाएगा कि आप इनसे ताल्लुकात नहीं रख सकते ट्रेड के हवाले से। तो इसराइल की इकोनॉमी का जो हाल इस वक्त हो रहा है, तो आप बताएं जिस मुल्क पर पाबंदी लगे सबसे पहले उसके पासपोर्ट की वैल्यू डाउन होती है। उसके पासपोर्ट का मामला ये होता है कि उनको फ्री ट्रैवल होता है, वीज़ा फ्री कंट्रीज वो बंद होता है, बहुत सारे ममालिक अपने सफ़ीर विड्रॉ कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात जो सबसे अहम है और इसका कोई जोड़ नहीं है वो ये है कि वहाँ से इन्वेस्टर भाग जाता है। अब इसराइल में मसला ये है कि 90 लाख में से 15 लाख लोग वैसे निकले हुए हैं, अब रह गए 75 लाख लोग, और 75 लाख लोगों में से भी उन्होंने भाग जाना है। तो आप जब रह जाएंगे थोड़े से ही, तो आपने मुल्क क्या चलाना है? अब आप ये देखेंगे उसके बाद सबसे बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल ये होती है कि अगर आप ब्लैकलिस्ट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टेबिलिटी, लीगल जो स्टैंडिंग होती है
और सियासत का जो मामला होता है उसमें ग्रुप बंदी इतनी ज़्यादा होती है कि अंदर से ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और इस सारे सिनेरियो में लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और वहाँ से चले चलते हैं और वो कहते हैं कि हमारा अब रहने का यहाँ सिलसिला नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इसराइल में गुफ्तगू हो रही है जी हम गज़ा को पूरे का पूरा ले लेंगे, वहाँ बना लेंगे, फलाना करेंगे। ये इतना आसान मामला नहीं था जितना ये लोग सोच रहे थे। और इसी वजह से इनको इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है कि अमेरिका भी अब इनको नहीं बचा पाएगा। यानी आप सोच लें फिर उस पर भी पाबंदियां आयद हो जाएंगी कि आप इनको हथियार नहीं, जैसे अभी अमेरिका से वो मांग रहे हैं ना। आप ये देखें कि अब यूरोप की कई कंट्रीज ने आहिस्ता आहिस्ता इनको हथियार और चीज़ें देना बंद कर दी है, कुछ प्रोडक्ट्स वो नहीं दे रहे। अब ये जब मामला हो रहा है तो अमेरिका के लिए झटके एक के बाद एक है। कल प्यूटन ने ये बात कही थी, उसने कहा कि दुनिया में ये समझते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने एटमी हमला किया था तो 20 किलो टन था, हमारे पास 70 किलो टन है। हम अब जितने अमेरिका के दुश्मन हैं इन सबको हथियार, मिसाइल, टेक्नोलॉजी सब देने जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल हुई है तो उन्होंने अपने वॉरशिप, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन, ये तमाम की तमाम चीजें अमेरिका के समंदरों में रवाना कर दी है। यानी आप सोच लें कि कभी आपने ये चीज सोची थी कि अमेरिका के जहां पर अड्डे होंगे, जहां पर चीजें होंगी, आप अंदाजा करें कि क्यूबा वो अमेरिका के यानी समंदरों से तकरीबन थोड़ा सा दूर है। अब आप सोचें 150 किलोमीटर दूर तक हो और रूस के वॉरशिप, न्यूक्लियर सबमरीन और ये तमाम चीजें वहां पर पहुंच जाए तो आप बताएं कि अमेरिका क्या करेगा। अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिका के समंदरों में रूस ने अपने वॉरशिप और अपनी चीजें उतार दी हैं और पैगाम ये दिया है कि तुम यूक्रेन या ब्लैक सी या इधर आने की जो हरकत कर रहे हो, हम यहां से बैठकर तुम पर हमला करेंगे। और इस दफा रूस ने ओपनली बात की है कि अमेरिका के जितने दुश्मन हैं हम सबको हथियार, मिसाइल, टेक्नोलॉजी हर तरह से सपोर्ट करेंगे कि अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाए। अमेरिका को इस बात का भी अंदाजा किसी जरा नहीं हो पा रहा है कि मैं ये जंग ऑलरेडी हार चुका हूं। कौन सी अमेरिका ने जंग जीती है दुनिया में सिवाय वजीर आजमों को निकालने के, हुकूमतें गिराने के, जंगें बर्पा करने की, और वो सारी जंगें हारी है इन्होंने। अमेरिका ने बता दे कौन सी जीती, क्या वियतनाम की जीती है, क्या अफगानिस्तान की जीती है, क्या ये अब जंग जीत रहे हैं? वो कभी भी जंग नहीं जीतते। वो सिर्फ जाते हैं, तबाही करते हैं और उस दौरान वो चोरी करते हैं, माल बनाते हैं और निकल आते हैं। सो अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो रूस तैयार बैठा हुआ है। अगर उन्होंने कहा तो पीटर ने बात बिल्कुल ठीक की। उसने कहा कि अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारी पॉलिसी में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन नहीं है तो भूल है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी, अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए सारी दुनिया दांव पर लगा दी। इस वक्त सारा वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो इस तरह का शिकार है वो इसराइल की जंग के हवाले से है। तो आपको क्या लगता है कि हिजबुल्लाह को इसराइल डायरेक्टली नहीं देगा? क्या ईरान को हथियार नहीं देगा या उनको टेक्नोलॉजी चीजें नहीं देगा? उनको पता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे समझ रहे हैं कि हम उन पर लगा लेंगे पाबंदियां। देखिए वो पाबंदियों वाले दौर खत्म हो गए। पाबंदियां अगर कुछ बिगाड़ सकती तो ईरान का बिगाड़ देती। आज इसराइल के जो तैयारे हैं F-16 वो गए लेबनान की हदूद में, उन्होंने मिसाइल मार दिए तो वो वहां से भागे। तो बताएं बाकी क्या सूरत हाल है। अब आप सोचें कि F-16 ये तमाम अभी ये जो हौसियों ने जो ड्रोन्स गिराए हैं वो ड्रोन्स उन्होंने कहां पर दिए हैं? वो ईरान को दे दिए। उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है और वो आगे चाइना भी जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी। और वो याद रखिएगा वो लोअर वर्जन नहीं है, वो एडवांस वर्जन था जो इसराइल को यानी चाहिए था कि अमेरिका उसकी हिफाजत करता, उसकी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, उसकी नेवी इस्तेमाल करती है, ये वो तमाम चीजें हैं। सो अगर ओवरऑल हम सारी सूरत हाल देखें तो पहली दफा इसराइल के ऊपर अब मिसाइल दागे जा रहा है और इसराइल ज्यादा देर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप सोचें अगर थोड़ा सा भी झटका इनको लगता है ये आगे बढ़कर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो इनके F-35 भी गिर सकते हैं, इनके F-16 भी गिर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसराइल का डिफेंस सिस्टम वीक हो चुका है, वो काम नहीं कर सकता, ना वो इस सारी सूरत हाल में कोई डेवलपमेंट करने के काबिल है। सो अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि एक जानिब आप ये देखिए कि पूरे के पूरे खित्ते के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। इसराइल की फौज के हवाले से उनका मीडिया ये बात खुद कह रहा है, वो कह रहा है कि अब इनकी फौज बहुत थक चुकी है, उन्होंने जिंदगी में कभी इतनी लंबी जंग नहीं लड़ी और वो जंग भी जो या तो जीत रहे हो तो चले समझ आती है। आप पूरी दुनिया की नजरें आप पर है, सारी दुनिया पर पाबंदियां आयद कर रही है, आपके फौजी जो है वो लड़ने के काबिल नहीं है। और असल बात यह है कि पिछले 2 दिन से जो हमले हुए हैं हिजबुल्लाह के, जो खास तौर पर उनकी मिलिट्री बेस पर हमले, उसके बाद सारे फौजी डरे हैं। आप देखें ना कि ड्रोन आ रहे हैं
और वो आकर आपके आयरन डोम, आप इस तस्वीर को देखिए ज़रा, ये इन्होंने जो आयरन डोम तबाह किया है ये उसके बाद की तस्वीर है। आप ज़रा इसकी हालत देखिए, यानी ये उसके बाद क्या कोई इस काबिल है कि दोबारा इसको रिपेयर किया जा सके या इसको रखा जा सके? ये असल में वो मामला ही नहीं रहा। यानी सोचे कि किस बुरी तरह जाकर ये तबाह हुआ है। सो इसराइल की पोजीशन इस वक्त सबसे ज़्यादा वीक है। इस आयरन डोम का अगर ये हाल है तो वहाँ पर जो चलाने वाले हैं इसको या सपोर्ट करने वाले हैं वो किस हद तक मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो उनके भी हालिया मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, सारे फौजी अंदर बैठे हुए थे, ड्रोन आ गया, वो कहता है ना सायरन बचा है, ना उसके बाद कोई अलार्म सिस्टम था, ना हमें मैसेजेस आए। फौजियों तक को मैसेज आते हैं और उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है। अगर वो बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं किसी चीज़ पर, और एक ड्रोन दूर से उड़कर आता है और आकर उनको तबाह कर देता है, और वो खाना छोड़कर फिर अस्पतालों में भागते हैं अपने, यानी जो लोग मर गए हैं, जिनको जख्मी है, जो भी सूरत हाल है, तो क्या इसराइल इसलिए बना था? वो कहते हैं कि जी हमें इस तरह बर्बाद किया जाएगा, इसीलिए उनकी फौज अब लड़ने के भी काबिल नहीं है। और यही आपको बात नजर आ रही कि उसे कि जंग हार रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।